सूरज की पहली किरणों ने देवगढ़ गांव को जगाया। कच्ची मिट्टी के छोटे से घर की खिड़की से झांकती हुई किरणें कुसुम के चेहरे पर पड़ी। वह झट से उठी और अपने पति सोहन को जगाया। उठो सोहन, सूरज निकल आया है। आज बाजार का दिन है, हमें जल्दी सब्जियां तोड़नी है। सोहन ने आलस्य से आंखें खोली और उठ बैठा। उसकी आंखों में थकान के निशान साफ झलक रहे थे। कुसुम, लगता है आज भी बारिश नहीं होगी। हमारा कुआं सूखा पड़ा है और सब्जियां मुरझा रही हैं। रतन सेठ के कुएं से पानी लेना पड़ेगा। कुसुम ने अपने पति के कंधे पर हाथ रखा। उसके चेहरे पर चिंता के बावजूद आशा की एक हल्की सी रेखा थी। फिक्र मत करो, मैंने कल ही उनसे बात कर ली है। वो हमें पानी लेने देंगे। देवगढ़ गांव में सोहन और कुसुम की पहचान मेहनती किसान की थी। सिर्फ आधा बीघा जमीन होने के बावजूद वे अपनी मेहनत और लगन से गांव की सबसे अच्छी सब्जियां उगाते थे। उनकी सब्जियां इतनी ताजी और रसीली होती थी कि बाजार में उनका ठेला सबसे पहले खाली हो जाता था। सोहन ने जल्दी से निवाला निगला और अपनी बूढ़ी माँ कौशल्या के कमरे में झांका। कौशल्या पिछले 5 साल से लकवे की मारी थी और बिस्तर पर ही रहती थी। माँ, सो रही हो? मैं और कुसुम खेत जा रहे हैं, दोपहर तक लौट आएंगे। कौशल्या ने कमजोर आवाज में जवाब दिया। बेटा, अपना ख्याल रखना। और हाँ, कुसुम को बोलना आज वो वाली काढ़ा बना दे। कल वाली से थोड़ा आराम मिला था। हाँ माँ, मैं उसे बता दूंगा। सोहन ने प्यार से माँ के माथे पर हाथ फेरा। दोनों पति पत्नी अपनी छोटी सी झोपड़ी से निकले। सामने उनका खेत था जहाँ रंग-बिरंगी सब्जियां लहलहा रही थी। लेकिन पानी की कमी से कुछ पौधे मुरझाने लगे थे। सोहन, तुम जाकर रतन सेठ के कुएं से पानी ले आओ। मैं तब तक ताजी सब्जियां तोड़ लेती हूँ, कुसुम ने कहा। सोहन पानी लेने चला गया जबकि कुसुम ने प्यार से अपनी सब्जियों को छुआ। टमाटर, मिर्च, भिंडी और बैंगन सभी उसके परिवार की तरह थे। वह अक्सर पौधों से बातें करती, उन्हें गाना सुनाती और यही वजह थी कि उनकी सब्जियां गांव में सबसे बेहतरीन होती थी। 2 घंटे बाद दोनों बाजार की ओर निकल पड़े। अपने ठेले पर ताजी सब्जियों का ढेर लगाकर कुसुम ने ललकार लगाई। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। एक बुजुर्ग ने उनके पास आकर पूछा, अरे कुसुम, टमाटर क्या भाव दिए? 40 रुपए किलो काका। लेकिन आपके लिए 35? कुसुम ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे दूसरे तो 30 की ही दे रहे हैं। कुसुम ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, काका, अगर मेरी सब्जियों से अच्छी सब्जी आपको पूरे बाजार में कहीं मिल गई तो मेरी तरफ से मुफ्त सब्जियां ले जाना। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, हाँ अच्छा लाओ, टमाटर दे दो और आधा किलो मिर्ची भी तोल दो। सूरज ढलने लगा था जब सोहन और कुसुम दोनों घर लौटे। कुसुम आज की बिक्री से बहुत खुश थी। वह पैसे गिनते हुए ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे खजाना मिल गया हो। सोहन ने पूछा, अरे क्या हुआ? आज तो बहुत खुश लग रही हो। अरे खुश क्यों ना हो, आज तो सब्जियां अच्छी बिक गईं। वो तो भला हो रतन सेठ का, जिन्होंने अपने कुएं से पानी लेने की हाँ कर दी। नहीं तो हमारा कुआं तो सूखा ही पड़ा है, कुसुम ने उत्साह से कहा। सोहन ने गहरी सांस ली। हाँ कुसुम, अब क्या करें, जैसी जिसकी किस्मत। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सोहन ने पूछा, एक बात बताओ, तुम ऐसा क्या जादू करती हो खेत पर जो इतनी अच्छी सब्जियां उगती हैं? रतन सेठ ने अपने यहाँ इतने नौकर चाकर लगा रखे हैं, फिर भी उनकी सब्जियां तुम्हारे जितनी नहीं उगती। कुसुम ने प्यार से पति की आंखों में देखा। अरे तो क्या सिर्फ मैं ही मेहनत करती हूँ? हमारे खेत पर आप भी तो काम करते हो। यह तो हम दोनों की मेहनत की कमाई है। आप ऐसे ही मुझे सारा श्रेय देते रहते हो। सोहन ने प्यार से कुसुम का हाथ थामा। लेकिन मैं तो इधर उधर मजदूरी भी करने चला जाता हूँ। सब्जियों का पूरा ध्यान तो तुम ही रखती हो, कब घास पतवार हटानी है, कब घाट डालनी है, यह सब तो तुम ही ध्यान रखती हो। तभी कौशल्या की आवाज आई,
बेटा, बात तो तूने पते की कही। बहू जैसी सब्जी तो पूरे गांव में कोई नहीं उगा पाता। बताओ बहू, ऐसा क्या जादू करती हो जो इतनी अच्छी सब्जियां होती हैं? कुसुम शर्मा गई। वो मैं क्या जानूं माँ जी, अब बातें बंद करो और चलो, मैं खाना लगा देती हूँ। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। कुसुम और सोहन की मेहनत रंग ला रही थी। धीरे धीरे उन्होंने कुछ पैसे जमा भी कर लिए थे। एक शाम कुसुम ने सोहन को अपनी मिट्टी की गुल्लक दिखाई। देखिए, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, मुसीबत के समय काम आएंगे। और माँ जी का इलाज भी तो करवाना है। सोहन की आंखें भर आईं। उसने कुसुम को गले लगा लिया। उसी रात जब दोनों घर लौटे तो एक भयानक दृश्य देखकर दहल गए। कौशल्या खून की उल्टियां कर रही थी। माँ, माँ, सोहन चिल्लाया माँ के पास दौड़ते हुए। माँ जी, ये अचानक खून की उल्टियां कैसे होने लगीं? हमें इन्हें जल्दी से दवाखाने ले जाना होगा। तुरंत दोनों कौशल्या को गोद में उठाकर नजदीकी अस्पताल ले गए। डॉक्टर की आंखें देखकर ही सोहन समझ गया था कि मामला गंभीर है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को क्या हुआ है? सोहन की आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, इन्हें सिरोसिस है और बहुत बढ़ गया है। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो। उसने बात अधूरी छोड़ दी। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए लेकिन मेरी माँ को बचा लीजिए। सोहन गिड़गिड़ाया। देखिए, ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसमें 10 से 12 लाख रुपए लगेंगे। यह सुनकर कुसुम और सोहन दोनों हक्के बक्के रह गए। उनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ठीक है डॉक्टर साहब, सोहन ने हिम्मत जुटाई, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, हम कैसे भी करके पैसे जमा कर लेंगे। अस्पताल से बाहर निकलते ही कुसुम ने पूछा, सोहन, हम इतने पैसे कैसे जमा करेंगे? वैसे रतन सेठ के यहाँ जाकर थोड़ी मदद क्यों नहीं मांग लेते? वो गांव के सबसे अमीर आदमी है। हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो। मुझे नहीं लगता वो मना करेंगे, कुसुम ने उम्मीद जताई। सोहन तुरंत रतन सेठ के बड़े से हवेली की ओर चल पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रतन सेठ गांव के मालिक से कम नहीं थे। उनकी 50 एकड़ जमीन थी, बड़ा व्यापार था और गांव में उनका वचन ही कानून था। सोहन ने दरवाजे पर दस्तक दी। रतन सेठ खुद आए। अरे सोहन, क्या हुआ? इतनी रात गए, सब ठीक तो है ना? उन्होंने पूछा, सोहन के चेहरे पर चिंता देखकर। सेठ जी, बड़ी मुसीबत में हूँ। माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन करना होगा और 10 से 12 लाख रुपए लगेंगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर आप मदद कर दे तो। सोहन की आंखें भर आईं। रतन सेठ ने सहानुभूति दिखाई। अरे यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? सेठ जी, डॉक्टर ने पूरे 10 से 12 लाख रुपए कहा है। आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं थोड़े थोड़े करके आपके पैसे लौटा दूंगा। सोहन की बात सुनकर रतन सेठ कुछ कहने ही वाले थे कि तभी अंदर से उनकी पत्नी मीना आ गई। मीना ने हमेशा से ही सोहन और कुसुम से जलन की थी। उनकी सब्जियों की तारीफ सुन सुनकर उनका जलना स्वाभाविक था। अजी सुनिए जरा, मीना ने रतन को एक तरफ ले जाकर कहा। रुकना, मैं आई। फिर मीना ने धीमे स्वर में कहा, अरे क्या पागल हो गए हो जो इस भिखारी को 12 लाख रुपए दोगे? कुएं में से पानी तो लेने ही देते हो, वही बहुत है इनके लिए। खुद के खाने के तो पैसे हैं नहीं, और यह हमें कहाँ से लौटा देंगे? अगर पैसे ना लौटाए तो हमारे 10 लाख रुपए तो डूब ही जाएंगे। मीना की सारी बातें बाहर तक सुनाई दे रही थी। सोहन के चेहरे पर उदासी छा गई, पर वह वहीं खड़ा रहा, आखिरी उम्मीद लिए। रतन सेठ वापस आए और झेंपते हुए बोले, वो सोहन, क्या है ना कि इतने पैसे आजकल घर में कौन रखता है भाई? और तुम्हें तो पता ही है इस बार फसल भी थोड़ी कम ही हुई है, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और हाँ, इस बार तुम कुएं से भी पानी नहीं ले सकते, वह सूखने लगा है, थोड़ी दिक्कत आती है। सोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसने चुपचाप सिर झुकाया और वहां से चला गया, मन में हजारों सवाल लिए। जब वह घर पहुंचा तो कुसुम उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? क्या कहा सेठ जी ने? उसने उत्सुकता से पूछा। सोहन ने हताश होकर कहा, सेठ जी ने मदद करने से मना कर दिया और अब वो हमें कुएं से पानी भी नहीं लेने देंगे। कुसुम की आंखों में चिंता उभरी, लेकिन फिर उसने दृढ़ता से कहा, अरे कोई बात नहीं, आप दिल छोटा मत कीजिए। उसने अपने गले से मंगलसूत्र उतारा और कमरे से अपने सभी गहने निकाल लाई। ये लीजिए मेरे सारे गहने, आप बेच आइए और माँ का इलाज करवा दीजिए। गहने तो हम फिर भी खरीद लेंगे। सोहन की आंखें भर आईं। उसने कुसुम को गले लगा लिया। अगले दिन जैसे ही वे अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन तो हम शुरू कर देंगे, लेकिन आपकी माँ आपको बुला रही थी, पहले आप उनसे मिल लीजिए। दोनों कौशल्या के कमरे में गए। कौशल्या की हालत बेहद नाजुक थी। माँ देखो, हमने पैसे जमा कर दिए हैं, अब डॉक्टर तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे और तुम फिर से ठीक हो जाओगी। सोहन ने माँ का हाथ थामते हुए कहा। कौशल्या ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा तुम मेरे लिए ऐसे ही दौड़ रहे हो, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ। उसने सोहन को करीब बुलाया और धीमे स्वर में कहा, हमारे कुएं को खोदो, उससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इतना कहकर कौशल्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना दम तोड़ दिया। माँ, माँ। सोहन और कुसुम दोनों रोने लगे। कई दिन तक घर में सन्नाटा छाया रहा। सोहन चुपचाप बैठा रहता, कुछ नहीं बोलता। एक दिन कुसुम ने उससे पूछा, वैसे आपको याद है जब माँ जी ने अपना दम तोड़ा था तब कुआं खोदने के बारे में कुछ कह रही थी, लेकिन ऐसा क्या होगा कुएं में? सोहन ने सोचते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुआं खोदने से पानी मिल जाएगा। हाँ, हो सकता है कि कुआं खोदने पर हमें पानी मिल जाए और इसीलिए माँ ने कहा था कि हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कुसुम ने उत्साह से कहा, हम उसे और ज्यादा क्यों नहीं खोद देते, कभी न कभी तो उसमें से पानी आएगा ही। ठीक है, एक बार कोशिश कर लेते हैं, सोहन ने कहा, उम्मीद की एक हल्की किरण के साथ। अगले दिन से दोनों ने कुआं खोदना शुरू कर दिया। पूरे दिन वे खुदाई करते रहे, लेकिन पानी का कोई नामो निशान नहीं मिला। मुझे नहीं लगता इस कुएं में से पानी निकलेगा, सोहन ने निराशा से कहा। आज पूरे दिन से हम खुदाई कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुसुम ने उसे हौसला दिया, अरे आज नहीं निकला तो क्या हुआ, कल तो निकलेगा, कल हम फिर से कोशिश करेंगे। 3 दिनों तक दोनों ने खुदाई जारी रखी। सोहन की उम्मीदें कम होती जा रही थी। अजी 3 दिन हो गए हैं, लेकिन कुएं में से एक बूंद पानी ना निकला और मेरी सारी सब्जियां भी खराब हो गई हैं। अब बस मैं और नहीं कर सकता, सोहन ने थक कर कहा। कुसुम ने उसका हाथ थामा। अरे पगले, तुमने सुना नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थोड़ा और खोद लेते हैं, क्या पता पानी निकल ही आए। कुसुम के प्रोत्साहन पर सोहन फिर से खुदाई में जुट गया। इस बार जैसे ही उसने जमीन पर कुदाल चलाई, एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कुदाल किसी धातु से टकरा गई हो। अरे यह कैसी आवाज थी? सोहन ने हैरानी से पूछा। दोनों मिलकर उस जगह को साफ करने लगे। धूल हटाने पर उन्हें एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। ये तो एक पत्थर है, कुसुम ने उत्सुकता से कहा। दोनों ने मिलकर उस पत्थर को हटाया तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। पत्थर के नीचे एक गुप्त मार्ग था जो नीचे की ओर जाता दिखाई दे रहा था। ये तो बड़े अचंभे की बात है, हमारे कुएं में एक सुरंग, सोहन ने विस्मय से कहा। हाँ, इस बात से तो मैं भी हैरान हूँ। चलो अंदर चलकर देखते हैं, कुसुम ने साहस दिखाते हुए कहा। दोनों मशाल जलाकर सुरंग में उतरे। अंदर जाने पर उन्हें और भी हैरानी हुई। सुरंग में अंधेरा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चमक थी जो रास्ते को रोशन कर रही थी। कुसुम, बड़ी अजीब बात है ना, यह सुरंग इतना अंदर होने के बावजूद इतना उजाला है।
सोहन ने कहा। दोनों रोशनी का पीछा करते हुए आगे बढ़े। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। कौन कौन है वहां? आवाज गूंजी। सोहन और कुसुम दोनों डर गए और एक दूसरे को देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, जिसका कद काफी छोटा था और चेहरा अजीब सा था, जैसे कोई बौना हो। कौन हो तुम दोनों और यहाँ तक कैसे पहुँचे? बौने ने पूछा। सोहन ने हिम्मत करके कहा, मैं सोहन हूँ और यह मेरी पत्नी कुसुम। हम अपना कुआं खोद रहे थे जब हमें यह सुरंग मिली। पर आप यहाँ कैसे? बौने ने गहरी सांस ली और बैठने का इशारा किया। सुनो, बहुत साल पहले की बात है। एक बार मुझसे गलती से एक साधु बाबा की तपस्या भंग हो गई थी। उन्होंने गुस्से में मुझे श्राप दे दिया और मुझे बहुत बदसूरत बना दिया। सभी गांव वाले मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ गए। तब तुम्हारे पिता यानी कौशल्या के पति ने मेरी मदद की थी और मुझे यहाँ रहने की जगह दी। तब से मैं यही हूँ। तो आप अभी तक जिंदा कैसे हैं? कुसुम ने हैरानी से पूछा। बौना मुस्कुराया। यहाँ कैद रहकर मैंने बहुत ध्यान किया है और अपने आप पर नियंत्रण कर लिया है। समय मेरे लिए थम गया है। सोहन के दिमाग में अचानक ख्याल आया। माँ ने आखिरी वक्त में कुएं को खोदने के लिए कहा था और कहा था कि इससे हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्या आप जानते हैं वे क्या कहना चाहती थी? बौने की आंखों में एक चमक आई। हाँ, मैं जानता हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसने अपने मन में कुछ मंत्र पढ़े और अपने हाथ आगे किए। अचानक हवा में से एक चांदी का लोटा प्रकट हुआ और उनके सामने आकर रुक गया। ये लो, बौने ने लोटा सोहन को देते हुए कहा। इस लोटे में जादुई जल है। तुम इस जल को हाथ में लेकर कुछ भी मांगना और फिर उस पर इस जल को छिड़क देना, तो यह जल तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। उसने गंभीरता से हाथ जोड़ा। लेकिन याद रखना, लालच में कोई चीज मत मांगना, क्योंकि अगर लालच में आकर तुम कुछ भी मांगोगे तो उसका हमेशा उल्टा ही परिणाम होगा। इतना कहकर बौना अचानक गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। सोहन और कुसुम हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। एक तो कुएं के अंदर सुरंग, ऊपर से उसमें बौना, वो भी ना जाने कब से इसमें कैद था। मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है, सोहन ने कहा, हाथ में लोटा थामे हुए। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी यहाँ से बाहर चलो, कुसुम ने कहा। दोनों कुएं से बाहर निकले, मन में हजारों सवालों के साथ। वैसे क्या यह पानी सच में जादुई है? कुसुम ने संदेह भरे स्वर में पूछा। एक काम करते हैं, सोहन ने सुझाव दिया। हम एक बार इस पानी को छिड़क कर देख लेते हैं। तुम सही कह रहे हो, कुसुम ने कहा। सोहन ने लोटे को हाथ में लिया और कहा, हे जादुई जल, हमारे कुएं को पानी से भर दो। फिर उसने कुएं की ओर पानी के कुछ छींटे दिए। जैसे ही पानी के छींटे कुएं में गिरे, चमत्कार हो गया। देखते ही देखते कुआं पूरा पानी से भर गया, ऐसे जैसे बरसों से उसमें पानी ही भरा हो। कुसुम और सोहन दोनों आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। अरे, यह कुआं तो सच में भर गया, सोहन ने विस्मय से कहा। हाँ, सच में, कुसुम ने उत्साह से कहा। तो क्या यह हमारी सूखी हुई सब्जियों को भी फिर से ताजा बना सकता है? कुसुम ने लोटा अपने हाथ में लिया और कहा, ए जादुई जल, मेरी सूखी सब्जियां और सारे पौधों को फिर से ताजा बना दो। उसने खेत पर पानी के छींटे डाले। देखते ही देखते जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाई हो, सब्जियां और सभी पौधे फिर से हरे भरे हो गए। मुरझाए पत्ते फिर से खिल उठे, फलों पर चमक आ गई और पूरा खेत फिर से लहलहा उठा। यह पानी तो सच में जादुई है, सोहन ने प्रसन्नता से कहा। आज तो हमें एक ही दिन में कितनी सारी खुशखबरियां मिल गईं। आज का दिन तो सच में बहुत अच्छा है। अगले दिन कुसुम फिर से सब्जियां बेचने निकल पड़ी। उसकी सब्जियां देखकर हर कोई चकित था। इतनी ताजगी, इतना रस और इतनी चमक, ऐसी सब्जियां गांव में कभी नहीं देखी गई थी। रतन सेठ के दो नौकर जो गांव में सब्जियों का ठेला लगाए बैठे थे, वे भी हैरान थे। अरे, यह कुसुम फिर से आ गई।
एक ने दूसरे से कहा, इसे तो सेठ जी ने पानी देने से मना कर दिया था ना। अरे भाई, सुना है कि दोनों पति पत्नी ने मिलकर कुआं फिर से खोदा और उस कुएं में से पानी निकल आया, दूसरे ने बताया। भैया, पर इसकी सब्जियां तो सारी खराब हो गई थी ना। पता नहीं भाई, भगवान जाने यह कैसे सब्जी उगाती है, अकेले ही इतनी अच्छी सब्जियां उगा लेती है। उधर रतन सेठ को भी खबर मिली। वह स्वयं जाकर कुसुम के खेत की जासूसी करने लगे। जब उन्होंने देखा कि कुसुम का कुआं पानी से लबालब भरा है और खेत में ताजी सब्जियों का ढेर लगा है, तो वह हैरान रह गए। अरे, यह सब क्या हो रहा है? रतन सेठ ने सोचा, बिना पानी के इतनी ताजा सब्जियां और यह कुआं कैसे भर सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। इस सोहन और कुसुम पर नजर रखनी पड़ेगी। कुछ महीनों में जादुई जल के चमत्कार से सोहन और कुसुम की किस्मत ही बदल गई। उनकी सब्जियों की मांग पूरे इलाके में फैल गई। पैसों से उनकी झोपड़ी एक अच्छे मकान में बदल गई और उनकी हालत दिन ब दिन सुधरने लगी। एक शाम दोनों बातें करते हुए खेत की तरफ जा रहे थे। रतन सेठ, जो हमेशा उनकी टोह में रहता, उन्हें देखकर पेड़ के पीछे छुप गया और उनकी बातें सुनने लगा। कुसुम ने खुशी से कहा, देखिए, कहाँ हम मामूली से सब्जी बेचने वाले थे और अब देखो जरा हमारी हालत दिन ब दिन सुधरती जा रही है। सोहन ने प्यार से उसका हाथ थामते हुए कहा, यह सब उस कुएं की सुरंग की वजह से हुआ है। अगर माँ ने हमें वह राज न बताया होता तो हम आज भी वहीं के वहीं होते। हाँ, सो तो है, कुसुम ने मुस्कुराते हुए कहा। कुसुम और सोहन अभी भी अपनी बातों में मगन थे और रतन सेठ उनकी सारी बातें सुन रहा था। अच्छा, तो ये दोनों उस कुएं के अंदर बनी हुई सुरंग में गए थे। रतन ने सोचा, हो सकता है कि सुरंग में बहुत सारा सोना हो। हाँ, मैंने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं जिसमें सुरंग के अंदर सोना होता है। उसने अपनी सोच को जारी रखा, मैं भी जाकर वहाँ का सारा सोना हड़प लूंगा। उसी रात जब गांव सो गया, रतन सेठ चुपके से सोहन के कुएं के पास पहुँचा। उसने कुएं का सारा पानी खाली कर दिया और मौका पाकर कुएं के अंदर उस सुरंग में उतर गया। अंधेरे में टटोलते हुए वह सुरंग में आगे बढ़ा। लालच के कारण उसकी आंखें चमक रही थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, रतन ने निराशा से कहा। लेकिन वो दोनों अमीर कैसे बन सकते हैं? अचानक उसे एक हल्की सी चमक दिखाई दी। आगे बढ़ने पर उसे वही बौना दिखाई दिया। कौन है यहाँ पर? बौने ने पूछा। मैं, रतन, उसने गर्व से कहा, जैसे उसका नाम सुनते ही बौना उसके सामने झुक जाएगा। क्यों आए हो यहाँ पर? और तुम्हें यहाँ आने का रास्ता किसने बताया? उससे तुम्हें क्या? मुझे भी सोना दे दो। मुझे पता है कि कुसुम और सोहन दोनों तुम्हारी ही वजह से अमीर बने हैं, रतन ने आदेश देते हुए कहा। बौने की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वह समझ गया कि यह आदमी सिर्फ सोहन और कुसुम को देखकर यहाँ आया है और बहुत ही लालची है। उसने सोचा, इसका मतलब यह भविष्य में उन दोनों को नुकसान भी पहुँचा सकता है। मुझे इसे मजा चखाना पड़ेगा। ए बौने, तू मुझे सोना देता है या नहीं? रतन ने धमकी भरे स्वर में कहा। बौने ने उसे गौर से देखा और कहा, अच्छा, तो तू उस चरणदास का बेटा है। उसने मुझे यहाँ रहने के लिए मजबूर किया था। आज मैं तुझसे उस चरणदास का भी बदला लेकर रहूंगा। बौने ने कुछ मंत्र पढ़े और अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया। अचानक जैसे किसी अदृश्य शक्ति से रतन हवा में उड़ने लगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे अरे, मुझे नीचे उतारो, रतन चिल्लाया हवा में लटका हुआ। तुम्हारे पिता ने मुझे यहाँ रहने के लिए मजबूर किया था, बौने ने क्रोध से कहा। और तुम भी लालच की वजह से यहाँ पर आए हो और कुसुम और सोहन को नुकसान पहुँचा सकते हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। अरे अरे, मुझे छोड़ दो, मैं कहता हूँ, मुझे छोड़ दो, रतन गिड़गिड़ाया। बौने ने दोनों हाथों को एकदम से नीचे किया, जिससे रतन अचानक गिर गया और जमीन पर आ गिरा। उफ, रतन कराहा, लेकिन फिर भी लालच में उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
वह बौने की तरफ दौड़ा, लेकिन बौना भी तेजी से हरकत करता था। उसने रतन के पैर पकड़कर उसे फिर से गिरा दिया। अब आया ना मजा बच्चू, सोना चाहिए था तुझे, बौने ने मुस्कुराते हुए कहा। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, रतन चिल्लाया। बौने ने फिर से कुछ मंत्र पढ़े और उसके सामने एक बड़ा पतीला प्रकट हुआ जिसमें पानी भरा था। बौने ने रतन की गर्दन पकड़कर उसे पतीले में डुबोया और फिर बाहर निकाला। ऐसा उसने बार बार किया, जिससे रतन बुरी तरह परेशान हो गया। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, रतन रोने लगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब मैं दूसरों के पैसों पर तो क्या, मैं अपने पैसों पर भी नजर नहीं डालूंगा। मुझे छोड़ दो, बौने ने कठोरता से कहा। अब समझ आया ना? और वैसे भी मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। तुम जाकर सोहन और कुसुम से माफी मांगो। हाँ ठीक है, रतन ने जल्दी से माना, लेकिन अभी मुझे जाने दो। अगले दिन सुबह सोहन और कुसुम अपने खेत पर काम कर रहे थे जब अचानक रतन सेठ वहां आए। उनकी हालत देखकर दोनों चौंक गए। रतन के कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और शरीर पर कई जगह चोटें थीं। अरे सेठ जी, यह आपकी हालत किसने की? सोहन ने हैरानी से पूछा। रतन ने शर्म से सिर झुकाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो सोहन, कुसुम, मुझे माफ कर दो। उन्होंने दोनों को सारी कहानी बताई, कैसे उन्होंने उनकी बातें सुनी, कैसे लालच में आकर सुरंग में गए और कैसे बौने ने उन्हें सबक सिखाया। मैंने बहुत बड़ी गलती की, रतन ने पश्चाताप से कहा। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने तुम्हें मदद नहीं की जब तुम्हें जरूरत थी और फिर तुम्हारी खुशियों से जलन करने लगा। मुझे माफ कर दो। सोहन और कुसुम दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर सोहन आगे बढ़ा और रतन के कंधे पर हाथ रखा। सेठ जी, सब माफ है, उसने नरमी से कहा। हम सब इंसान हैं और गलतियां करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम उन्हें पहचानें और सुधारें। आप यह कर रहे हैं और यही बड़ी बात है। रतन की आंखें भर आईं। उन्होंने सोहन और कुसुम दोनों के पैर छुए। मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ, उन्होंने कहा, अब से मैं गांव के हर व्यक्ति की मदद करूंगा। मेरे पास जो भी है वह सबके लिए है। उस दिन के बाद देवगढ़ गांव में एक नई शुरुआत हुई। रतन सेठ ने अपने विशाल धन का उपयोग गांव के विकास के लिए किया। उन्होंने एक अस्पताल और स्कूल बनवाया, गरीबों को मदद दी और किसानों को बिना किसी स्वार्थ के अपने कुएं से पानी लेने दिया। सोहन और कुसुम भी अपनी सफलता में गांव वालों को साझीदार बनाते। वे अपनी जादुई खेती के रहस्य सबको सिखाते और जरूरतमंदों की हर संभव मदद करते। और वह जादुई लोटा, उसे उन्होंने कभी लालच के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए किया, सूखे के समय फसलों को बचाने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए और गांव की जरूरतों को पूरा करने के लिए। लोग कहते हैं कि आज भी उस कुएं का पानी कभी नहीं सूखता और सोहन कुसुम के खेत हमेशा हरे भरे रहते हैं। और जब कभी कोई जरूरतमंद व्यक्ति उस कुएं पर आता है तो उसकी झोली कभी खाली नहीं जाती। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए। तो शुरू करते हैं दिल को छू लेने वाली एक और कहानी। गांव में हरिया और मोहन नाम के दो किसान रहते थे। मोहन जहां स्वभाव से लालची और स्वार्थी था, वहीं हरिया सादगी और संतोष में जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। दोनों के घर आमने सामने थे और उनके खेत भी एक दूसरे से लगे हुए थे। हरिया हमेशा खुश रहता था, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, और यह बात मोहन को खटकती थी। वह हर समय सोचता रहता, आखिर हरिया इतना खुश कैसे रह सकता है। मन ही मन वह उसकी खुशी से जलता रहता। एक दिन गांव में अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हरिया की पत्नी बिंदिया ने चिंतित स्वर में कहा, देखो हरिया, यह बारिश लगातार होती जा रही है। हमारी फसल पूरी तरह पककर तैयार है। अगर यह बारिश नहीं रुकी तो फसल खराब हो जाएगी। क्या करेंगे हम? हरिया मुस्कुराकर बोला, बिंदिया, चिंता करने से क्या होगा।
जो होता है अच्छे के लिए होता है। प्रकृति अपना काम कर रही है और हमें अपना बस धैर्य रखो। दूसरी ओर मोहन इस बारिश को देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। उसने अपनी पत्नी रुक्मिणी से कहा, अरे रुक्मिणी, देख रही हो, यह बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। लगता है हरिया की सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। बेचारा परेशान हो रहा होगा। रुक्मिणी ने जवाब दिया, लेकिन यह बारिश आपकी फसल को भी तो नुकसान पहुंचाएगी, आपको भी परेशानी होगी। मोहन हंसते हुए बोला, अरे मेरी फसल बर्बाद हो जाए तो क्या, मैं तो ब्याज पर अनाज और रुपया देता हूँ। लोगों से वसूली करके आराम से अपने दिन काट लूंगा। मुझे कोई चिंता नहीं। हरिया जैसे भोले किसानों की परेशानी देखना ही मेरे लिए मजा है। कुछ दिनों बाद बारिश आखिरकार थम गई, लेकिन उसने पूरे गांव की फसलों को बर्बाद कर दिया था। खेतों में खड़ी फसलें कीचड़ और पानी में डूब चुकी थी। किसान मायूस होकर सिर पकड़े बैठे थे। हरिया ने भी अपने खेत को देखा, जहां उसकी मेहनत की पूरी फसल तबाह हो चुकी थी। बिंदिया रोते हुए बोली, हरिया, अब हमारा क्या होगा? हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। हरिया ने उसके आंसू पोंछते हुए शांत स्वर में कहा, बिंदिया, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हमारा धैर्य और मेहनत ही हमारी ताकत है। ये फसल नहीं, हमारी उम्मीदें और मेहनत हमारे साथ है। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। वहीं मोहन अपने आंगन में खड़ा हंसी में खोया हुआ था। उसे अपने खेत की बर्बादी की कोई परवाह नहीं थी। वह सोच रहा था, अब हरिया को अपनी फसल के नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसे मेरी तरह दूरदर्शी होना चाहिए था, लेकिन नियति का खेल अभी बाकी था। हरिया अपने खेत में खड़ा था, जहां चारों ओर सिर्फ बर्बादी का मंजर था। उसकी पकी हुई फसल अब बारिश की मार से पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। गीली मिट्टी में टूटे हुए पौधे और पानी के बड़े बड़े गड्ढे उसके कड़ी मेहनत का मजाक उड़ा रहे थे। वह गहरी सोच में डूबा था। तभी मोहन वहां आ पहुंचा। मोहन ने अपनी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, क्या बात है हरिया, बड़े परेशान लग रहे हो। तुम्हारे चेहरे की चमक तो गायब हो गई है। आखिर हुआ क्या? हरिया ने उसकी ओर देखा और भारी मन से कहा, क्या बताऊं मोहन, देख तो सही, मेरी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। महीनों की मेहनत एक ही झटके में खत्म हो गई। अब सोच रहा हूँ कि आगे क्या करूँगा। मोहन ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे हरिया, इसमें परेशान होने की क्या बात है? देखो, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि इस तरह गरीबों पर पैसा लुटाने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम हमेशा अपनी मेहनत का फल दूसरों में बांटते रहते हो। अगर मेरी तरह पैसे बचाकर रखते और गांव वालों को ब्याज पर पैसा देते, तो आज तुम्हारी चिंता आधी हो जाती। सोचने समझने में ही बुद्धिमानी है भाई। हरिया ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मोहन, सुख दुख सोचने से नहीं आते, ये तो भाग्य पर निर्भर होते हैं, और मुझे अपने भाग्य पर पूरा भरोसा है। भगवान ने आज तक मुझे कभी भूखा नहीं रखा, आगे भी नहीं रखेंगे। मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। हरिया की बात सुनकर मोहन ने हंसते हुए कहा, भाग्य? हाँ, भाग्य पर भरोसा रखना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। खैर, तुम जैसे लोग सोचने के लिए बने ही नहीं। मोहन की हंसी से बेपरवाह हरिया ने गहरी सांस ली और अपने खेत की तरफ देखता रहा। तभी उसने मोहन से कहा, वैसे मोहन, एक बात कहनी थी। कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा। सपना ऐसा था जो आज भी मुझे विचलित कर रहा है। मोहन, जो अब तक मजाक कर रहा था, थोड़ा गंभीर हो गया और पूछा, सपना? कैसा सपना? हरिया ने कहा, कल रात मैंने देखा कि मेरे खेत में बारिश का पानी अचानक रंग बिरंगी किरणों से चमकने लगा। फिर वह पानी धीरे धीरे सोने और चांदी के सिक्कों में बदल गया। वह सिक्के मेरे खेत से निकलकर मेरे घर की खिड़की से अंदर जाने लगे। हरिया की बात सुनकर मोहन चौंक गया। उसने उत्सुकता से कहा, क्या? ये तो वाकई अजीब सपना है, लेकिन सुनो, कल रात मैंने भी कुछ ऐसा ही सपना देखा। फर्क बस इतना है
कि वो धन मेरे खेत से निकलकर मेरे चारों ओर चक्कर लगाने लगा। दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। मोहन ने थोड़ा रुककर कहा, भाई ये तो बड़ी अजीब बात है, एक जैसा सपना। लेकिन सपने तो आखिर सपने ही होते हैं, इन पर ज्यादा सोचने से कुछ हासिल नहीं होता। इतना कहकर मोहन अपने घर की ओर लौट गया। हरिया वहीं खड़ा रहा, अपने खेत को देखते हुए सोचने लगा, सपने चाहे जैसे भी हों, लेकिन हकीकत यही है कि मुझे फिर से मेहनत करनी होगी। इस धरती को दोबारा तैयार करना होगा, नए बीज बोने होंगे और दुगनी मेहनत करनी होगी। भगवान मुझे शक्ति देना। यह कहते हुए हरिया ने अपने खेत की मिट्टी को हाथ में उठाया, उसे महसूस किया और अपनी उम्मीद को फिर से जिंदा किया। कड़ी धूप थी और हरिया अपने खेत में हल चलाने में व्यस्त था। मेहनत से पसीना बहाते हुए वह अपनी फसल के लिए जमीन को तैयार कर रहा था। तभी अचानक उसका हल एक जगह अटक गया। उसने हल को निकालने की कोशिश की, लेकिन हल हिला तक नहीं। हरिया रुक गया और हल को ध्यान से देखने लगा। उसने हल को निकालते हुए सोचा, यह जमीन में कहाँ फंस गया? लगता है कोई पत्थर है या शायद कोई धातु। हरिया ने तुरंत हल को किनारे रखा और मिट्टी खोदने लगा। जैसे जैसे वह मिट्टी हटाता गया, उसके हाथ एक ठोस वस्तु से टकराए। वह चौंक कर बोला, अरे ये क्या है? यह तो सोने का कलश है। हरिया ने उत्सुकता से कलश को बाहर निकाला। वह बड़ा, चमकदार और स्वर्णिम था। उसने धीरे धीरे उसका ढक्कन खोला और देखते ही रह गया। कलश सोने की स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ था। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी का भाव एक साथ उमड़ पड़ा। हरिया खुद से बोला, हे भगवान, यह तो बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं, पर यह धन मेरा कैसे हो सकता है? मुझे तो ऐसा सपना नहीं आया था। तभी हरिया को मोहन का सपना याद आया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे हाँ, मोहन ने कहा था कि उसने अपने सपने में धन को अपने चारों ओर चक्कर लगाते देखा था, तो यह धन शायद उसी का भाग्य है। नहीं, यह धन मेरा नहीं हो सकता। हरिया ने तुरंत सोने के कलश को वापस उसी जगह रख दिया। उसने मिट्टी भरकर उसे सावधानी से छुपा दिया और पहचान के लिए वहां एक बड़ा पत्थर रख दिया। फिर वह सीधा मोहन के घर की ओर चल दिया। जब मोहन ने हरिया को अपने घर की ओर आते देखा, तो मन ही मन सोचने लगा, यह यहाँ क्यों आया है? जरूर मुझसे कुछ मांगने आया होगा, पर मैं इसे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। हरिया ने मोहन के पास पहुंचकर कहा, अरे मोहन, तुम यहाँ आराम से बैठे हुए हो और तुम्हारा भाग्य मेरे खेत में तुम्हारी राह देख रहा है। मोहन, जो पहले ही उलझन में था, बोला, क्या कह रहे हो हरिया? साफ साफ बात करो। हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, याद है तुमने कहा था कि तुम्हारे सपने में धन ने तुम्हारे चारों ओर चक्कर लगाया था? लगता है तुम्हारा सपना सच हो गया है। मोहन अब उत्सुक हो उठा। उसने गंभीर होकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? जल्दी बताओ। हरिया ने उसे पूरी घटना विस्तार से बता दी कि कैसे उसने अपने खेत में सोने का कलश पाया, पर उसे यह सोचकर नहीं लिया कि वह मोहन के भाग्य का है। मोहन यह सुनकर अपनी खुशी छिपा नहीं सका, लेकिन मन ही मन उसने हरिया की मासूमियत पर हंसी उड़ाई। उसने सोचा, यह तो सच में मूर्ख है, इतना सारा धन छोड़कर मेरे पास भागा चला आया। तभी मोहन की पत्नी रुक्मिणी वहां आ गई। उसने मोहन से पूछा, अरे कुछ देर पहले तो तुम कह रहे थे कि बहुत भूख लगी है, अब जाने की तैयारी क्यों कर रहे हो? मोहन ने आहिस्ता से रुक्मिणी को पूरी बात बताई। रुक्मिणी को भी विश्वास नहीं हुआ। उसने हरिया से कहा, हरिया, तुम तो खुद जाकर उस कलश को ले सकते थे, इसमें क्या परेशानी थी? हरिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं भाभी, वह कलश तो मोहन के भाग्य का है। मैं किसी और के भाग्य को हाथ लगाना पाप समझता हूँ, इसलिए मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। मोहन ने हरिया की बात सुनकर उसे धन्यवाद तो दिया, पर अंदर ही अंदर अपनी चालाकी पर गर्व महसूस कर रहा था। उसने जल्दी से तैयार होकर हरिया के साथ खेत की ओर जाने की तैयारी कर ली। मोहन तेजी से दौड़ता हुआ हरिया के खेत में पहुंचा।
उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और वह बड़ा सा पत्थर तलाशने लगा जिसका जिक्र हरिया ने किया था। थोड़ी देर में उसकी नजर एक बड़े पत्थर पर पड़ी। वह खुशी से उछल पड़ा और बोला, हाँ, यही वह पत्थर है जो हरिया ने बताया था। मूर्ख ने सच में मेरे लिए इस जगह को चिन्हित कर दिया। मोहन जल्दी जल्दी पत्थर हटाने लगा। पत्थर हटाते ही उसने अपने हाथों से मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। कुछ देर की मेहनत के बाद उसे सोने का एक कलश दिखाई दिया। चमकते हुए कलश को देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह जोर से हंसते हुए बोला, हाँ, हरिया सच कह रहा था। इससे बड़ा मूर्ख मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उसके पास गड़ा हुआ धन था और वह समझता है कि यह धन मेरे भाग्य का है। मूर्ख कहीं का। मोहन ने जल्दी से कलश का ढक्कन खोला, लेकिन जैसे ही ढक्कन उठा उसके होश उड़ गए। कलश के अंदर एक भयंकर काला सर्प बैठा फुंकार रहा था। सांप ने अपनी फन उठाई और मोहन को डसने के लिए झपटा, लेकिन मोहन ने अपनी पूरी ताकत से ढक्कन बंद कर दिया और पीछे हटकर कांपते हुए बोला, हे भगवान, यह तो जहर उगलने वाला सांप है। कुछ देर के लिए मोहन को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने सोचा, अरे, यह हरिया जरूर मुझसे जलता है। उसने जानबूझकर यह साजिश रची है ताकि मुझे मरवा सके। लेकिन मूर्ख को यह नहीं पता कि मैं उससे भी ज्यादा चालाक हूँ। अब मैं इस कलश को उसके ही घर में फेंक दूंगा। यह सांप उसे और उसकी पत्नी को डस लेगा। आधी रात को मोहन ने कलश उठाया और चुपके से हरिया के घर पहुंचा। उसने खिड़की के रास्ते से कलश को अंदर फेंक दिया। कलश के गिरने से घर के अंदर एक तेज आवाज हुई। हरिया और उसकी पत्नी बिंदिया चौंक कर जाग गए। बिंदिया डरते हुए बोली, यह आवाज कैसी थी? कहीं हमारे घर की कोई दीवार तो नहीं गिर गई? हरिया बोला, नहीं, लगता है किसी ने खिड़की से कोई भारी चीज अंदर फेंकी है। चलो देखते हैं। दोनों कमरे से बाहर निकले और देखा कि उनके घर के बीचों बीच एक सोने का कलश रखा हुआ है। कलश से ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं बाहर बिखरी हुई थी। हरिया ने कलश को देखा और खुशी से चिल्लाते हुए बोला, बिंदिया, अरे, यह तो वही है जो मैंने सपने में देखा था। मेरा सपना सच हो गया। देखो, हमारा भाग्य हम पर मेहरबान है। बिंदिया हैरान थी। उसने पूछा, आप किस सपने की बात कर रहे हैं? हरिया ने कहा, मैंने सपना देखा था कि मेरे खेत का जमा हुआ पानी सोने की मुद्राओं में बदलकर खिड़की से हमारे घर आ गया। देखो, वही हुआ है। बिंदिया बोली, यह तो बहुत बड़ी बात है। अब हम अमीर हो गए हैं। हरिया ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, लेकिन बिंदिया, इस भयंकर बारिश ने गांव के कई किसानों की फसल नष्ट कर दी है। वे बहुत परेशान हैं। मुझे लगता है कि हमें यह धन उन जरूरतमंद किसानों में बांट देना चाहिए। बिंदिया मुस्कुराई और बोली, आप बिल्कुल सही कहते हैं। हमें यह धन उन गरीब परिवारों को देना चाहिए जिनकी फसलें नष्ट हो गई हैं। इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या होगा? हरिया ने सहमति में सिर हिलाया। उसी रात हरिया और बिंदिया ने एक एक घर का दरवाजा खटखटाया और सोने की मुद्राएं गांव वालों में बांट दी। दूसरी ओर मोहन अपने घर में बैठा सोच रहा था कि हरिया और उसकी पत्नी सांप के काटने से जरूर खत्म हो गए होंगे। अगली सुबह जब मोहन सोकर उठा तो उसके मन में नई उम्मीद और योजना की हलचल थी। उसने अपने आप से कहा, चलो, आज देखता हूँ कि हरिया और उसकी पत्नी का क्या हाल है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह काला सर्प उन दोनों को डस चुका होगा। उनके घर पर जरूर मातम का माहौल होगा। अब तो उनकी अंतिम क्रिया भी करवा ही देता हूँ। यह सोचते हुए मोहन एक कुटिल मुस्कान के साथ हरिया के घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही मोहन हरिया के घर पहुंचा, उसने वहां का दृश्य देखा और हैरान रह गया। हरिया और उसकी पत्नी बिंदिया के चेहरे पर खुशी और संतोष के भाव झलक रहे थे। घर के बाहर ग्रामीण इकट्ठा थे और हर कोई हरिया की तारीफ कर रहा था। मोहन के चेहरे पर असमंजस और निराशा साफ झलक रही थी। उसने हरिया से पूछा, अरे हरिया, तुम्हारे घर पर तो आज बड़ा उत्सव सा माहौल है। आखिर माजरा क्या है?
हरिया ने प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहा, अरे मोहन भाई, मेरा सपना सच हो गया। याद है मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने सपने में देखा था कि धन मेरी खिड़की के रास्ते घर में आ रहा है। कल रात ऐसा ही हुआ। अचानक एक जोरदार आवाज आई और जब मैंने और बिंदिया ने बाहर आकर देखा तो एक सोने का कलश और ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं मेरे घर पर पड़ी थीं। यह सुनते ही मोहन के भीतर जलन की ज्वाला और तेज हो गई। उसने अपने मन में सोचा, कमबख्त, इस बार भी बच गया। यह क्या अनहोनी हो गई। लगता है जो सोने का कलश मैंने इसके घर पर फेंका था उसमें सचमुच स्वर्ण मुद्राएं थीं। काश मैं पहले उस कलश के अंदर झांक कर देख लेता। इतनी सारी मुद्राएं मेरे हाथ से फिसल गईं। मोहन मन ही मन कुंठित और क्रोधित होकर वहां से चुपचाप लौट आया। घर पहुंचते ही उसने सारी घटना अपनी पत्नी रुक्मिणी को बताई। रुक्मिणी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर मैं कलश के अंदर झांक लेता तो वह सारी स्वर्ण मुद्राएं मेरी होती। अब देखो, उस मूर्ख हरिया ने आधी से ज्यादा मुद्राएं गांव में बांट दी हैं। गांव का हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा कर रहा है। जहां भी जाओ हर कोई हरिया का नाम ले रहा है। रुक्मिणी ने गुस्से में कहा, मैंने कितनी बार कहा है कि जल्दबाजी से काम मत किया करो, लेकिन आप मेरी बात मानते ही नहीं। अब देखो, वह सारा धन हरिया का हो गया और वह गांव का नायक बन गया। मोहन ने कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। मुझे हरिया से बदला लेना है। मैं एक ऐसी योजना बनाऊंगा जिसमें सांप भी मर जाएगा और वो लाठी भी नहीं टूटेगी। अब देखना हरिया की खुशियों पर मैं कैसे पानी फेरता हूँ। रुक्मिणी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, इस बार कुछ ऐसा करना कि हरिया को उसकी बेवकूफी का मजा चखाया जा सके। मोहन ने ठान लिया कि वह हरिया को नीचा दिखाने के लिए कोई बड़ी साजिश करेगा। उस दिन के बाद मोहन दिन रात हरिया और उसकी पत्नी बिंदिया को खत्म करने की योजनाएं बनाने लगा। कई योजनाएं उसके दिमाग में आईं, लेकिन हर बार उसे कुछ न कुछ कमी महसूस हुई। फिर एक दिन अचानक उसके मन में एक घिनौनी योजना ने जन्म लिया। उसने सोचा, हरिया रोज मंदिर जाता है, क्यों न मैं मंदिर के प्रसाद में जहर मिला दूं। हरिया उस प्रसाद को खुद खाएगा और अपनी पत्नी को भी खिलाएगा। इससे किसी को भी शक नहीं होगा कि प्रसाद में जहर था। इस योजना पर अमल करने का निश्चय करते ही मोहन ने जहरीला प्रसाद तैयार किया और उसे लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा हो गया। उसकी नजरें बेसब्री से हरिया का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद हरिया मंदिर से बाहर आता दिखा। मोहन ने तुरंत अपने चेहरे पर एक मुस्कान ओढ़ ली और आवाज लगाई, अरे हरिया, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। देखो, आज मैं भी भगवान की पूजा करके आया हूँ। प्रसाद चढ़ाया है और खास तौर पर तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना की है। तुम तो इस गांव के सबसे अच्छे इंसान हो। मैं चाहता हूँ कि यह प्रसाद तुम खाओ और अपनी पत्नी को भी खिलाओ। भगवान की कृपा तुम पर बनी रहेगी। हरिया मोहन की बातों से प्रभावित होते हुए बोला, वाह मोहन, आज तो तुमने मेरा दिल जीत लिया। तुम सचमुच बहुत अच्छे पड़ोसी हो। अब तो मैं यह प्रसाद खुशी खुशी खाऊंगा और बिंदिया को भी खिलाऊंगा। हरिया ने प्रसाद लिया और अपने घर की ओर चला गया। जब वह घर पहुंचा तो बिंदिया ने उसके हाथ में प्रसाद देखकर पूछा, यह प्रसाद तुम्हें किसने दिया? हरिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे, हमारे पड़ोसी मोहन ने। वह आज मंदिर गया था और मेरे लिए प्रसाद लाया है। उसने कहा कि यह प्रसाद खाकर भगवान प्रसन्न होंगे। लो, तुम भी खाओ और थोड़ा मैं भी खा लेता हूँ। हरिया और बिंदिया प्रसाद खाने ही वाले थे कि अचानक छिपकली छत से गिरकर सीधे उस प्रसाद पर आ गिरी। प्रसाद जमीन पर बिखर गया। यह देखकर बिंदिया घबराई और बोली, अरे, छिपकली का गिरना बहुत अशुभ होता है। अब तो यह प्रसाद खराब हो गया। हरिया ने उसे शांत करते हुए कहा, कोई बात नहीं, इसे बाहर रख देते हैं।
अगर यह पैरों में आ गया तो प्रसाद का अपमान होगा। बिंदिया ने वह प्रसाद उठाया और घर के बाहर रख दिया। तभी वहां एक भूखी बकरी आ पहुंची। वह कई दिनों से भूखी थी, इसलिए उसने तुरंत उस प्रसाद को खा लिया। बिंदिया ने यह देखा और अपने आप से कहा, बेचारी भूखी थी, चलो अच्छा हुआ इसे कुछ खाने को मिला। लेकिन बकरी अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और कुछ ही पलों में उसने दम तोड़ दिया। यह देखकर बिंदिया दंग रह गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि प्रसाद में जहर मिला हुआ था। वह घबराते हुए घर के अंदर भागी और हरिया को सारी घटना बताते हुए बोली, हरिया, मोहन ने जो प्रसाद तुम्हें दिया था उसमें जहर मिला हुआ था। मुझे तो पहले से ही उस पर शक था। वह सिर्फ दिखावे के लिए तुमसे दोस्ती करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह तुमसे जलता है। हरिया ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं बिंदिया, यह सच नहीं हो सकता। मोहन हमारा पड़ोसी है, आखिर वह ऐसा क्यों करेगा? बिंदिया ने गुस्से और दृढ़ता से कहा, तुम्हें चाहे यकीन हो या न हो, लेकिन यह वही मोहन है जो तुम्हारी खुशियों से जलता है। उसने तुम्हें मारने की साजिश रची है। हरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वह गहरी सोच में डूबा कुछ देर खड़ा रहा, फिर अचानक घर से बाहर निकल गया। हरिया जैसे ही अपने घर से बाहर निकला, उसका सामना मोहन से हो गया। हरिया को सही सलामत देखकर मोहन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह अपने भीतर ही भीतर उबलते हुए बोला, ये क्या हो गया? इसका मतलब इस हरिया और उसकी पत्नी ने वह प्रसाद नहीं खाया। अब इनसे कैसे निपटूं? नालायक कहीं का। हरिया मोहन को सारी घटना बताते हुए बोला, क्यों मोहन, उस प्रसाद में ऐसा क्या मिला हुआ था? मोहन ने अपनी घबराहट छुपाते हुए जवाब दिया, अरे भाई, कुछ भी नहीं मिला था। वह बकरी शायद पहले से ही बीमार रही होगी। भला भगवान के प्रसाद में क्यों कुछ मिलेगा? हरिया ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। यही बात मैं भी सोच रहा था। मोहन ने राहत की सांस ली और वहां से चुपचाप खिसक लिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी, इतनी मुश्किल से बनाई योजना भी विफल हो गई। अब फिर से कुछ सोचना होगा। रुक्मिणी ने तीखे स्वर में कहा, तुम्हारी योजना ही बेकार थी। अच्छा हुआ हरिया ने तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया। अगर उसे जरा सा भी शक हो जाता तो वह महाराज के पास शिकायत कर देता और तुम दोषी साबित हो जाते। मोहन ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, यह बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बाल बाल बच गया, लेकिन अब क्या करें? रुक्मिणी ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, अगर हरिया और उसकी पत्नी से पीछा छुड़ाना है तो रात में उनके घर में आग लगा दो। ऐसा कोई भी सबूत नहीं होगा जो यह साबित कर सके कि आग किसने लगाई। हमारा गांव बड़ा है और कोई तुम्हें शक के घेरे में भी नहीं लाएगा। मोहन की आंखें चमक उठीं। वह बोला, वाह रुक्मिणी, तुमने तो गजब का सुझाव दिया है। यह विचार मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? रात के सन्नाटे में मोहन ने हरिया के घर में आग लगा दी। धीरे धीरे आग पूरे घर में फैल गई। हरिया और बिंदिया गहरी नींद में थे। जैसे ही धुएं ने उन्हें घेरा, बिंदिया जाग गई। उसने हरिया को झकझोरते हुए कहा, देखो, हमारे घर में आग लग गई है। मुझे पहले से ही मोहन पर शक था कि वह तुमसे ऊपरी दोस्ती दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जलता है। हरिया ने झल्लाते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या? किसी पर ऐसे ही आरोप मत लगाओ। उसने बिंदिया का हाथ पकड़ा और दूसरे दरवाजे से तेजी से बाहर निकल गया। कुछ ही पलों में उनका घर जलकर राख हो गया। अगली सुबह हरिया और बिंदिया अपने घर के जले हुए अवशेषों के सामने बैठे थे। गांव वाले वहां जमा हो गए थे और मोहन भी वहां आ पहुंचा। मोहन ने नकली सहानुभूति दिखाते हुए कहा, हरिया, मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारे घर में आग लगी तो कैसे लगी। हरिया ने भारी मन से कहा, पता नहीं मोहन, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा घर,
मेरा सामान सब जलकर राख हो गया। मोहन ने दयालुता का दिखावा करते हुए कहा, हरिया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा घर जल गया तो क्या हुआ, तुम मेरे घर में रहो, मेरा घर भी तुम्हारा ही घर है, जो कुछ भी है हम आधा आधा बांट लेंगे। हरिया ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने जो कहा वह मेरे लिए बहुत है, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब अपने खेत में ही झोपड़ी बनाकर रहूंगा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। यह कहकर हरिया अपनी पत्नी बिंदिया के साथ अपने खेत की ओर चला गया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, मानो वह अपनी सादगी और मेहनत से एक नया जीवन शुरू करने का संकल्प ले चुका हो। हरिया अपनी नई झोपड़ी में अपनी पत्नी बिंदिया के साथ रहने लगा। उसने खेत में दुगने जोश और मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। सुबह की ठंडी हवा, चहचहाते पक्षी और हरिया के श्रम से भरे दिन एक नई ऊर्जा से भरे हुए थे। वह अक्सर सुबह के समय अपने खेत के पास वाले जंगल के तालाब पर जाकर कुछ देर शांत बैठा करता। तालाब का स्वच्छ पानी और वहाँ खिले रंग बिरंगे फूल उसे बेहद सुकून देते। एक दिन हरिया की नजर तालाब के बीच में खिले एक नीले पुष्प पर पड़ी। वह पुष्प अपनी सुनहरी आभा से चमक रहा था, मानो किसी दिव्य प्रकाश से पूजित हो। हरिया उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और अपने आप से बोला, वाह, यह फूल तो अद्भुत है, इसे भगवान के चरणों में अर्पित करने से बड़ा पुण्य और क्या होगा। इतना सोचकर हरिया तालाब के अंदर कूद पड़ा। पानी की हल्की ठंडक और लहरों की कोमलता में उसने धीरे धीरे उस पुष्प की ओर बढ़ते हुए उसे तोड़ लिया। जैसे ही हरिया ने उस नील पुष्प को तोड़ा, तालाब के पानी में अचानक से रंग बिरंगी रोशनी फैल गई। उस रोशनी से एक सुंदर और दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनकी चमकती आंखें और सौम्य मुस्कान देखकर हरिया हक्का बक्का रह गया। तुम कौन हो? हरिया ने आश्चर्य से पूछा। मैं इस तालाब का देवता हूँ, दिव्य पुरुष बोले। तुमने जो नीला पुष्प तोड़ा है वह मेरा है। मैं इसे हर सुबह स्वयं तोड़कर अपनी पत्नी को भेंट करता हूँ, लेकिन आज तुमने इसे तोड़ लिया है, अब इसे मुझे लौटा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राओं का खजाना दूंगा। हरिया ने उस पुष्प को आदर पूर्वक देवता के हाथ में रखते हुए कहा, यह पुष्प आपका ही है, यह तालाब आपका है, तो यह पुष्प भी आपका ही हुआ। मैं किसी खजाने की लालसा नहीं रखता, मुझे स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता नहीं। हरिया की बात सुनकर तालाब का देवता चकित रह गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम सचमुच बहुत अच्छे स्वभाव के हो। तुम्हारा मन लालच और स्वार्थ से कोसों दूर है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। हरिया ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा और मेरी पत्नी का मन सदा संतुष्ट रहे। मैं जो भी मेहनत करूं वह सफल हो, और यदि मैं मिट्टी को भी हाथ लगाऊं तो वह सोना बन जाए, ताकि मैं गरीब और जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। यह सुनकर तालाब के देवता मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी इच्छाएं बहुत ही महान और निस्वार्थ हैं। जैसा तुमने मांगा है वैसा ही होगा। अब से तुम्हारा हर कार्य सफल होगा और तुम सदा संतुष्ट रहोगे। इतना कहकर तालाब का देवता अपनी दिव्य आभा के साथ वहां से अंतर्धान हो गए। हरिया ने तालाब के पानी में झुककर हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और अपने खेत की ओर लौट गया। उसके चेहरे पर संतोष और नई आशाओं की चमक थी। हरिया ने तालाब के देवता से प्राप्त वरदान के बाद मेहनत और लगन से अपने खेत में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी फसल सामान्य से 10 गुना अधिक बढ़ने लगी। गांव वाले उसकी तरक्की को देख हैरान थे। कुछ महीनों में हरिया ने अपनी फसल राजमहल में बेची और इतना धन कमा लिया कि उसकी छोटी सी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल गई। हरिया की इस सफलता को देखकर मोहन का ईर्ष्यालु मन जल उठा। वह अपने भीतर उमड़ते गुस्से को दबाते हुए हरिया के महल पहुंचा। हरिया उस समय अपने आंगन में बैठा था। मोहन ने उसे देखते ही ताने मारते हुए कहा, अरे हरिया, तेरे पास मेरा खेत से आधा भी जमीन नहीं है।
फिर भी तेरे खेत में इतनी फसल कैसे उगती है? यह कौन सा जादू कर रहा है तू? कौन सा बीज इस्तेमाल करता है? जरा हमें भी बता दे। हरिया मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई मोहन, इसमें कोई जादू नहीं है। यह सब तालाब के देवता का दिया हुआ वरदान है। उन्होंने मेरी मेहनत और ईमानदारी देखकर मुझे यह आशीर्वाद दिया कि मैं जिस काम में हाथ लगाऊं वह सफल हो। हरिया की बात सुनकर मोहन का चेहरा लाल हो गया। उसके भीतर ईर्ष्या और लालच का ज्वार उमड़ पड़ा। अपने मन में वह बोला, तो ये बात है, अब समझ आया। हरिया इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे बन गया। लेकिन अब देखना हरिया, मैं भी उस तालाब से वही वरदान प्राप्त करूंगा और तुझसे ज्यादा धनवान बन जाऊंगा। अगले ही दिन मोहन तालाब के पास पहुंचा। उसने देखा कि तालाब के बीचों बीच वही नीला पुष्प खिला हुआ है जो हरिया ने बताया था। मोहन ने तुरंत पानी में कूदकर वह नीला पुष्प तोड़ लिया। जैसे ही पुष्प तोड़ा, रंग बिरंगी किरणों के साथ तालाब का देवता प्रकट हुआ। वह चमकते हुए स्वर में बोला, यह नीला पुष्प मेरा है, इसे मुझे लौटा दो। इसके बदले मैं तुम्हें जितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए उतनी दे सकता हूँ। लेकिन मोहन ने स्वर्ण मुद्राओं की बात ठुकराते हुए कहा, मुझे कोई स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए, मुझे एक वरदान चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी सोचूं वह तुरंत पूरा हो जाए। तालाब का देवता चौंकते हुए बोला, सोच लो, यह वरदान जितना अच्छा लगता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। कभी कभी इंसान अपनी सोच पर नियंत्रण नहीं रख पाता और उसका अंजाम भयानक हो सकता है। मोहन ने देवता की बात अनसुनी करते हुए झुंझला कर कहा, मुझे ज्यादा मत सिखाओ, अगर वरदान देना है तो दो, नहीं तो यह पुष्प मैं तुम्हें नहीं लौटाऊंगा। तालाब का देवता गंभीर स्वर में बोला, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मैंने तुम्हें वरदान दिया कि अब से तुम्हारी हर सोच सच हो जाएगी। मोहन ने मुस्कुराते हुए पुष्प देवता को लौटा दिया। देवता ने वरदान देकर अदृश्य हो गए। मोहन खुशी खुशी घर लौट आया। घर पहुंचते ही मोहन ने अपनी पत्नी रुक्मिणी को पूरी घटना बताई। रुक्मिणी ने उसकी बात सुनकर चहकते हुए कहा, तो फिर अब देर किस बात की? आप तुरंत सोचिए कि आपके खेत में हरिया के महल से भी बड़ा और सुंदर महल बन जाए। उसमें काम करने वाली ढेरों दासियां हों और इतनी स्वर्ण मुद्राएं हों कि हमें जिंदगी में कभी काम करने की जरूरत ही न पड़े। मोहन ने रुक्मिणी की बात सुनते ही ठहाका लगाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो कमाल का है। चलो अपने खेत चलते हैं और देखते हैं कि मेरा वरदान कैसे काम करता है। दोनों पति पत्नी उत्साह में खेत की ओर बढ़ गए, अपने लालच और अति आत्मविश्वास से अंजाम की परवाह किए बिना। मोहन अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ अपने खेत की ओर चल पड़ा। रुक्मिणी के कहे अनुसार उसने अपने मन में सोचा, मेरे खेत में एक सुंदर महल खड़ा हो जिसमें दास दासियां हों और सुख सुविधाओं का अंबार हो। जैसे ही यह विचार मोहन के मन में आया, अचानक रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल गईं और देखते ही देखते उसके खेत में एक भव्य महल खड़ा हो गया। महल को देखकर मोहन और रुक्मिणी खुशी से झूम उठे। मोहन गर्व से बोला, देखा रुक्मिणी, अब तुम्हारा पति केवल एक किसान नहीं बल्कि एक राजघराने का मालिक बन गया है। अब तो मैं हरिया को दिखा दूंगा कि असली ताकत किसके पास है। चलो पहले इस महल के भीतर चलते हैं और राजा रानी की तरह इस जीवन का आनंद लेते हैं। सुबह जब हरिया अपने खेत की ओर निकला तो उसने मोहन के खेत में खड़े भव्य महल को देखा। महल की भव्यता ने हरिया को हैरान कर दिया। वह सोचने लगा, यह महल एक ही रात में कैसे खड़ा हो गया? यह तो कोई चमत्कार ही लगता है, मुझे जाकर देखना चाहिए। हरिया महल के भीतर गया, जहां उसने मोहन और रुक्मिणी को आलीशान सोफे पर आराम करते हुए पाया। मोहन ने हरिया को देखकर अपने मन की जलन छिपाने की कोशिश की और मुस्कुराते हुए बोला, अरे हरिया, देखा, मैंने भी वही नीला पुष्प तोड़ा जो तुमने तोड़ा था।
लेकिन मैंने तुम्हारी तरह बेकार का वरदान नहीं मांगा। मैंने सोचा और तुरंत पाया। अब देखो, मेरे पास यह सब कुछ है। हरिया ने शांति से जवाब दिया, मोहन, मैंने यह सब तुम्हें बताने के लिए नहीं कहा था कि तुम इसका दुरुपयोग करो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने वरदान का सही इस्तेमाल करो और जरूरतमंदों की मदद करो। इतना कहकर हरिया वहाँ से चला गया। हरिया के जाने के बाद रुक्मिणी ने मोहन से चिंतित होकर कहा, मुझे हरिया से डर लगने लगा है, कहीं वह बदले की आग में हमारे महल को न जला दे। मोहन ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम उससे ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन अंदर ही अंदर मोहन भी डरने लगा था। रात होते ही महल में अचानक आग लग गई। चारों ओर से आग की लपटें उठने लगी। मोहन और रुक्मिणी आग से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन जल्द ही आग ने उन्हें घेर लिया। कुछ ही समय में दोनों जलकर राख हो गए। हरिया ने महल जलने का दृश्य देखा और भीतर जाने की कोशिश की। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ तालाब का देवता प्रकट हुआ। देवता ने कहा, हरिया, तुम्हारे अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं। यह आग मोहन और रुक्मिणी की अपनी करतूतों का परिणाम है। क्या तुम जानते हो कि मोहन ने ही तुम्हारे घर में आग लगाई थी? उसने तुम्हें जहर मिला प्रसाद भी दिया था। उसने लालच में मुझसे ऐसा वरदान मांगा जिसने उसकी विनाश का रास्ता तैयार कर दिया। हरिया ने शांत होकर कहा, मैं तो केवल यह चाहता हूँ कि सबके साथ न्याय हो। तालाब का देवता मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा दिल सच्चा है, इसलिए तुम्हें हमेशा सुखी जीवन का वरदान मिलता रहेगा। इसके बाद हरिया अपने घर लौटा और अपनी पत्नी बिंदिया के साथ सादगीपूर्ण लेकिन संतोषजनक जीवन जीने लगा। उनका जीवन ईमानदारी और मेहनत का प्रतीक बन गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।